और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नेटो के तेवर सख्त हो गए हैं। हॉर्मुज खोलने के लिए नेटो बनाएगा दबाव। हॉर्मुज के नए विकल्प को तैयार रहना होगा, यह भी नेटो सचिव मार्क रूटे ने कहा है। ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार, नेटो चीफ मार्क रूटे ने अब यह बयान दिया है। तो पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के बीच एक बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट से सामने आया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अरब देशों को दहलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ईरान का बैथ सिस्टम एक्टिव हो चुका है और जनरल अहमद वाहिदी ने मिनी वॉर मॉडल तैयार कर लिया है। इसके तहत ईरान बातचीत की मेज पर झुकने की बजाय खुद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की तैयारी में। ईरान की रणनीति है कि अरब देशों पर इतने भीषण हमले किए जाएं कि वो खुद घबराकर ट्रंप पर स्थायी युद्ध विराम के लिए दबाव बनाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान ने मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा तैयार कर लिया है जिसमें वो सिर्फ में बैथ सिस्टम सक्रिय हो चुका है। बंद कमरे में टॉप कमांडर्स के साथ मुश्तबा खामनेई भयानक जंग की पटकथा लिख चुके हैं। CIA की खुफिया रिपोर्ट से सच सामने आ चुका है। खुफिया दस्तावेजों में अरब विध्वंस का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब पेंटागन में कोहरा मच गया है। ईरान ट्रंप को यह मौका नहीं देना चाहता है। ना तो ईरान कोई समझौता करेगा, ना ही वो अमेरिका के सामने हथियार डालेगा, बल्कि ट्रंप की साख बचाने की चाल को ही पलट देगा। वो ट्रंप की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा के इशारे पर अहमद वाहिदी ने जंग का नया चक्रव्यूह रचा है। और ईरान का मिशन 300 कभी भी आरंभ हो सकता है, जिसके तहत वो अरब देशों के अलावा इजराइल तक प्रहार कर सकता है। इसके लिए उसके पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि दूसरी खतरनाक मिसाइल सेजिल की रेंज भी 1800 किलोमीटर है, जो इजराइल तक मार कर सकती है। इसके आगे फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो बेहद तेज गति से अरब से लेकर इजराइल तक कोहराम मचा सकती है। ईरान के प्लान के तहत वो पूरे 5 मिनट में अरब देशों में कोहराम मचा सकता है, यानी हर 1 मिनट में एक देश को तबाह कर सकता है। तेहरान से कुवैत की दूरी 770 किलोमीटर है, जहां ईरान की मिसाइल 1.5 से 2 मिनट में पहुंच सकती है। इससे आगे बहरीन की दूरी 1050 किलोमीटर है, जहां तक ईरान से मिसाइलें महज 2.5 से 3 मिनट में पहुंच सकती हैं। कतर की तेहरान से दूरी 1150 किलोमीटर है, जहां ईरान 2.5 से 3 मिनट में हमला कर सकता है, जबकि UAE ईरान से 1200 किलोमीटर दूर है, जहां ईरानी मिसाइलों को पहुंचने में 3 से 3.5 मिनट का वक्त लगेगा। सऊदी अरब 1300 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां हमले में 3.5 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि तेहरान से सबसे ज्यादा दूर इजराइल है जो 1600 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां 4 से 5 मिनट में ईरान की मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं। तो अरब में ट्रंप की हर योजना विफल हो चुकी है, क्योंकि मुस्तफा की हर चाल के सामने वो असरदार नहीं साबित हुई। मुस्तफा की पहली चाल हॉर्मुज में नाकाबंदी है, जिसे ट्रंप नहीं हटा पाए। मुस्तफा की दूसरी चाल अरब देशों पर हमला थी, जिसे अरब देश अभी तक घबराए हुए हैं। तीसरी चाल भी सफल रही, अभी तक अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जा नहीं कर पाया। चौथी चाल से ईरान ने पूरी दुनिया में तेल संकट बढ़ा दिया है। पांचवी चाल का तोड़ अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि ईरान के युद्ध विराम के दौरान मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है ईरान ने। छठी चाल से अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है, जिसमें ईरान ने रूस चीन से गठबंधन करके ट्रंप को संकट में डाल दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और बिना अमेरिका की अनुमति के हॉर्मुज से कोई नहीं निकल सकता। लेकिन जिस वक्त ट्रंप ये दावा कर रहे थे, उसी वक्त समुद्री व्यापार पर नजर रखने वाली UK मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं ने हॉर्मुज को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक समुद्री जहाज गंभीर खतरे में आ गए और हॉर्मुज पर अब अमेरिका का नहीं IRGC का दबदबा है। इस बीच ईरान के सरकारी अखबार ने ट्रंप को हॉर्मुज में लाचार और फंसा हुआ दिखाकर उन्हें झूठा बताते हुए मजाक उड़ाया। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण अमेरिका का है, लेकिन सवाल यह है कि अगर नियंत्रण इतना ही मजबूत है तो फिर समुद्र उसका असर क्यों नहीं दिखा रहा, और समुद्र में उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है। हॉर्मुज में कुछ भी सामान्य नहीं है। रिपोर्ट बता रही है कि इस इलाके में खतरे का स्तर क्रिटिकल यानी बहुत गंभीर बना हुआ है। अलग अलग मैरीटाइम रिपोर्ट के आधार पर अनुमान है कि फारस की खाड़ी में करीब 850 जहाज और इन पर सवार 20,000 नाविक फंसे हुए। हॉर्मुज के बाहर जहाजों की कतार लगी है। ये जहाज ईरान की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं और इन जहाजों को अमेरिकी सिक्योरिटी शील्ड और ट्रंप सरकार के नए इंश्योरेंस सिस्टम पर जरा सा भी भरोसा नहीं। इसलिए सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है तो अमेरिकी नाकेबंदी से क्लियरेंस मिलने के बाद भी तेल टैंकर और कार्गो जहाज हॉर्मुज में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। के मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO और जॉइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी JMIC की आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार
21 अप्रैल से 2 मई के बीच ईरान ने हॉर्मुज से बिना उसकी अनुमति के गुजरने की कोशिश कर रहे कम से कम 3 बड़े कमर्शियल जहाजों को बंधक बनाकर जब्त कर लिया है। पहला जहाज, जो एक तेल टैंकर था, इसे 21 अप्रैल को सीज किया गया। दूसरा जहाज, जो जनरल कार्गो कैटेगरी का सीमेन कैरियर था, इसे 26 अप्रैल को सीज किया गया। तीसरा तेल टैंकर 2 मई को यमन तट से लगभग 10 नॉटिकल मील दूर पकड़ा गया और सोमाली जल क्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया। इससे पहले IRGC नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 बड़े विदेशी कंटेनर जहाजों पर फायरिंग करके ईरान के तट की ओर ले जाने की बड़ी कार्रवाई की थी। इन जहाजों के नाम थे MSC फ्रांसिस्का और ईपा मिनोट्स। हकीकत यह है कि आज हॉर्मुज के पास समंदर के एक छोटे से हिस्से में 50 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। ये जहाज IRGC और PGSA की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इन्हें अनुमति मिली तभी ये हॉर्मुज से गुजरेंगे। ईरान ने 20 मई को अनुमति देकर 26 जहाजों को क्रॉस करवाया है। ये अमेरिकी सिक्योरिटी शील्ड का प्रस्ताव मिलने के बाद भी हॉर्मुज से गुजरने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ईरान के हमले से अरबों रुपए का नुकसान हो सकता था। हॉर्मुज में PGSA यानी नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की व्यवस्था देखिए। इसमें ईरान और ओमान मिलकर एक टोल सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें टोल लेन पर पहले जहाजों की जांच की जाएगी, फिर उनसे भुगतान लिया जाएगा और इसके बाद ही उन्हें हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इस व्यवस्था में एक लेन और होगी, ये फ्री लेन होगी, जहां जहाजों से या तो बहुत कम टोल लिया जाएगा या हो सकता है कि टोल लिया ही ना जाए। यह फ्री लेन चीन और रूस जैसे उन देशों के लिए हो सकती है जिन्हें ईरान अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोगी मानता है। ईरान के मित्र देशों के जहाज भी इस लेन से निकाले जा सकते हैं। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी इस पूरी व्यवस्था को चलाएगी, यानी अब हॉर्मुज में ईरान और ओमान की नई एजेंसी PGSA का प्रवेश शुल्क लागू हो सकता है, जिसमें मित्र देशों को राहत दी जा सकती है और हॉर्मुज की नई व्यवस्था से जो भी टोल आएगा उस रकम को ईरान ओमान के साथ बांट सकता है। ईरानी स्टेट मीडिया तेहरान टाइम्स ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बेबस, रोते और कैद हुए दिखाया गया है और नीचे लिखा है कंटेन्ड, यानी रोक दिया गया। इस पोस्टर में ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट के नक्शे में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पे जो पारदर्शी कांच या बर्फ जैसी जमी हुई आकृति दिख रही है, वो वास्तव में हॉर्मुज स्ट्रेट का भौगोलिक नक्शा है। ईरान के मोर्चे पर ट्रंप के सामने सबसे बड़ी समस्या है एग्जिट प्लान। बिना कुछ ठोस हासिल किए अगर अमेरिकी सेना खाड़ी से बाहर निकलती है तो यह अमेरिका की नैतिक हार होगी। इसलिए अब अंतिम दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। ट्रंप ने फिर साफ कह दिया है कि ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नहीं हो सकता, वो उसे हासिल करेंगे और नष्ट कर देंगे। लेकिन ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप यूरेनियम हासिल करेंगे कैसे और क्या यह मुमकिन है? जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। क्या ट्रंप की सेना ईरान की किलेबंदी को भेद पाएगी? क्या US आर्मी उस दीवार को तोड़ पाएगी जिसे भेदने में अमेरिका के सबसे बड़े बंकर बस्टर बम भी बौने साबित हुए हैं? यानी ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता किस दिशा में जाएगी, इसका फैसला 440 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर अटका है। और ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का ठिकाना नतान्ज न्यूक्लियर केंद्र था, लेकिन इस ठिकाने को बदल दिया गया है। अब यह 60% एनरिच्ड यूरेनियम नतान्ज से 57 किलोमीटर दूरी पर स्थित पिक एक्स पर्वत के नीचे है। वो पर्वत जो यूरेनियम के लिए खुद एक कवच है और कवच उससे प्रदान करता है 5000 फीट की उसकी ऊंचाई वो प्रदान करती है। अगर यह ऊंचाई खत्म भी हो जाए तब भी इस यूरेनियम को सुरक्षित रखती है। 328 फीट की गहराई, जिसके लिए एक प्रवेश द्वार तैयार है। इस गहराई के अंदर एक पूरी संरचना तैयार है, जिसमें सेंट्रीफ्यूज हॉल भी है। यही यूरेनियम संवर्धन केंद्र में इस समय हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। इसके अलावा कुम संवर्धित सामग्री के लिए अलग कक्ष है। इसी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में पावर प्लांट कूलिंग सिस्टम भी है, जिसे ऑपरेशनल करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इस कंट्रोल रूम से प्लांट का ऑपरेशन करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अंदर एक क्वार्टर मौजूद है। यही नहीं, संवर्धित यूरेनियम संरक्षित रखने के लिए अंदर ही निर्माण परिसर भी है। यही टूल सिस्टम भी बनाया गया है और निर्माण कार्य समेत प्लांट ऑपरेशन के लिए अंदर छोटे छोटे चैम्बर की एक पूरी लाइन तैयार की। और जमीन से 5000 फीट ऊंचा पहाड़ खुद एक कवच बन गया है। अगर इसे भेद भी दिया गया तो पहाड़ की तलहटी से 328 फीट नीचे एक स्टोरेज तक पहुंचना नामुमकिन है। यानी दुनिया का कोई भी पारंपरिक बम इस गहराई तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं है।
इसलिए ट्रंप 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम हासिल कर लेंगे, ये सिर्फ एक कल्पना हो सकती है। ट्रंप को पता है कि यूरेनियम हासिल करने में उनकी सैन्य ताकत विफल होगी, इसलिए वो रूस और चीन से कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने चीन और रूस से एक अनुरोध किया है। अनुरोध ये है कि वो ईरान को दोस्ती का वास्ता देकर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का दबाव बनाए कि 60% संवर्धित यूरेनियम ही शांति का बिंदु है। इतनी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम का कोई नागरिक उपयोग नहीं है, इसका इस्तेमाल सिर्फ सैन्य इस्तेमाल में किया जा सकता है। इसलिए जिनपिंग और पुतिन के बीच ईरानी यूरेनियम पर गुप्त चर्चा हुई है। यानी ईरान का सीधा संदेश है कि यदि अमेरिका ने हमला किया तो फिर कुछ हफ्तों में ही वो परमाणु बम बना लेगा। जहां ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रखा है, उसे अमेरिकी हथियारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए बंकर बस्टर बम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राकृतिक चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी लेयर बस्टर लेयर, जिसे मजबूत कंक्रीट से ढाला गया है ताकि कोई बम गिरे तो यही धंस जाए। अगर ये लेयर पार होती है तो तीसरी लेयर शॉक अब्जॉर्बिंग लेयर है, यानी टूटी हुई चट्टान, पत्थर और महीन पत्थरों से बनी लेयर बम रोक लेगी। इसके बाद आती है चौथी लेयर, जो स्टील कंक्रीट का कवच है, यानी मोटी जालीदार लेयर। और इसी लेयर के नीचे है ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। अल अरबिया का दावा है कि हर मोर्चे पर तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम, सैन्य नागरिक ढांचे को निशाना न बनाने की गारंटी, हॉर्मुज से बिना रोक टोक आवाजाही की शुरुआत, यूरेनियम पर 7 दिनों में बातचीत शुरू करना और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना शामिल है। और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल ने मिलकर जंग का आगाज किया। दोनों देशों ने अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर ईरान की तबाही की कहानी लिखी, लेकिन अमेरिका ने इजरायल की सोची समझी लॉन्ग टर्म युद्ध रणनीति में फंसकर अपने ही रक्षा भंडार को खाली कर लिया। हालत यह हो गई कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के मिसाइल भंडार पर सवाल उठने लगे। क्या है अमेरिकी रक्षा तंत्र की असली हालत, देखिए इस रिपोर्ट में। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजरायल पर बरसने वाली ईरानी मिसाइल को रोकने की कमान अपने हाथ ली। इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी, जो अमेरिका के कुल भंडार का लगभग आधा हिस्सा है। इसके साथ ही पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नौसैनिक जहाजों से 100 से ज्यादा SM-3 और SM-6 मिसाइलों से हमले किए, जबकि इजरायल ने 100 से कम एरो इंटरसेप्टर और करीब 90 डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें इस्तेमाल की। इजरायल की सुरक्षा में अमेरिका ने 300 से ज्यादा मिसाइलें फायर की, जबकि खुद अपनी सुरक्षा में इजरायल ने 200 मिसाइलें भी फायर नहीं की। SM-3 युद्धपोत से चलने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अंतरिक्ष में ही बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रेस करके टारगेट तक पहुंचने से बहुत पहले नष्ट कर सकता है। यह मीडियम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को 1200 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर निशाना बनाता है, जबकि SM-6 मल्टी मिशन मिसाइल है, जिसे वॉरशिप पर तैनात किया जाता है, जो विमानों से लेकर क्रूज मिसाइलों तक हर हवाई हमले को रोकने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता लगभग 370 किलोमीटर है और थार्ड ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थार्ड हमले के आखिरी चरण में बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकार करता है। ये 60 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक के खतरों से बचाव करता है। अमेरिका का मिसाइल स्टॉक आधा खाली होने से वैश्विक रक्षा चक्र पर इसका असर पड़ेगा। जिन इंटरसेप्टर मिसाइलों को अमेरिका ने खर्च किया है, उन्हें दोबारा बनाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा, क्योंकि उत्पादन क्षमता इतनी तेज नहीं है कि जल्दी फिर से स्टॉक भर सके। यही वजह है कि अब जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों की भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काफी हद तक निर्भर हैं। अगर चीन या उत्तर कोरिया की तरफ से कोई तनाव बढ़ता है तो अमेरिका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा। आयरन डोम को बोनस की तरह बचाया। इजरायल ने जंग की रणनीति बदलते हुए रिहायशी इलाकों या सैन्य ठिकानों पर होने वाले हमलों को रोका। अमेरिका से मिलने वाली अरबों डॉलर की मदद का इस्तेमाल आयरन डोम इंटरसेप्टर्स के उत्पादन और स्टोरेज में किया। इजरायल ने अपने मिसाइल भंडार को बचाने वाली नीति का इस्तेमाल किया, क्योंकि इजरायल को पता है अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक हवाओं की दिशा कभी भी बदल सकती है। अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर किया और अपने घरेलू हथियारों और मिसाइलों को सीधे गोदामों में जमा किया। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर हमारे बड़े रक्षा नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान
अमेरिका और इजराइल दोनों ने पूरी ईमानदारी से मिलकर सुरक्षा का बोझ उठाया है। और इजरायली सेना कई महीनों से लेबनान में रुक रुक कर ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। दक्षिणी लेबनान के ज्यादातर गांवों को बारूद लगाकर समतल कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है हिजबुल्लाह को शेल्टर बनाने के लिए जगह ना देना, लेकिन इसके बावजूद इजरायली जमीन पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह की ताकत खत्म नहीं हुई है, अब ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। इजरायली टुकड़ियों पर भी हमले की रफ्तार बढ़ गई है। हिजबुल्लाह ने यूक्रेन और रूस वाली रणनीति युद्ध में लागू कर दी है। देखिए क्यों हिजबुल्लाह को खत्म करना आईडीएफ के लिए मुश्किल है। हिजबुल्लाह के अलग अलग हमलों में 10 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायलों में ब्रिगेड कमांडर भी शामिल। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान किए गए हमले। आईडीएफ ने हालिया ग्राउंड ऑपरेशन 16 मार्च 2026 को शुरू किया। 15-16 मार्च की देर रात इजरायली सेना की 91वीं डिवीजन दक्षिणी लेबनान में उतरी। इससे पहले 1 अक्टूबर 2024 से 27 नवंबर 2024 तक भी इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। 2 ऑपरेशन की अवधि करीब 5 महीने है। इस दौरान इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 37 गांव और कस्बों को तबाह कर दिया। 10,000 से ज्यादा इमारतें डायनामाइट लगाकर गिरा दी। ठिकाने बेका घाटी की गुफाओं में हैं। इन ठिकानों को जोड़ने के लिए सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया गया है। इजरायली सेना पर हमले इन्हीं गुफाओं से हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके FPV ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रंट लाइन से कई किलोमीटर दूर बैठकर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। तो क्या पुतिन ने यूरोप के दरवाजे पर नया परमाणु मोर्चा खोल दिया है? रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी की हैं और दावा है कि बेलारूस तक परमाणु हथियार पहुंचाए गए और इस्कंदर मिसाइल यूनिट्स को लॉन्च के लिए तैयार किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने पोलैंड में अतिरिक्त 5,000 सैनिक भेजने का फैसला किया है। सवाल यह है कि क्या बेलारूस अब रूस और नेटो के बीच सबसे खतरनाक बफर जोन बनता जा रहा है? यूरोप में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने की खबरों के बीच ट्रंप प्रशासन ने अब पोलैंड में अतिरिक्त 5,000 सैनिक भेजने की घोषणा की है। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने इस फैसले के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा है। और क्यूबा के मोर्चे पर अमेरिका ने जंग की तैयारी के संकेत दे दिए हैं। पहले ईरानी ड्रोन का हवाला दिया गया और अब दावा किया जा रहा है कि क्यूबा में रूस और चीन के तकनीकी यंत्र पहुंच चुके हैं जो लगातार अमेरिका की जासूसी कर रहे हैं। अभी किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है या फिर वाकई अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी का मोर्चा है? जवाब आपको इस रिपोर्ट में देता हूं। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा है कि क्यूबा को रूस और चीन ने अपने हथियारों का ठिकाना बना लिया है। वहां तैनात कम्युनिकेशन सिस्टम अमेरिका की जासूसी कर रहे हैं।